हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने बताया कि कुछ पदार्थ, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि गर्म करने पर किसी टर्बिड लिक्विड में, आविल द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हें अगर और अधिक गर्म किया जाए तो वो एक नॉर्मल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो टर्बिड या आविल द्रव है इसे ही हम कहते हैं द्रव क्रिस्टल। द्रव क्रिस्टल क्योंकि उसमें आविलता होती है, टर्बिडिटी होती है, वो क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए शुरू में ये समझा गया कि ये जो हैं ये समांग नहीं है, होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, बल्कि हेट्रोजीनियस सिस्टम है। क्योंकि ऐसा माना गया कि इसमें आविलता इस कारण है क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण जो हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में हैं। लेकिन उसके बाद जब स्टडी हुई तो ये पाया गया कि कोई भी ऐसा पार्टिकल दिखाई नहीं दिया माइक्रोस्कोप से भी, और जब फिल्टर किया तो कोई पार्टिकल अलग नहीं होता है। तो फिर ये पता लगा कि ये टर्बिड लिक्विड जो है, जो लिक्विड क्रिस्टल है या जिसे हम मध्य आकृतिक अवस्था भी कहते हैं, मीजोमॉर्फिक स्टेट, ये एक होमोजीनियस सिस्टम है, समांग निकाय है, विषमांग नहीं है। और ये जो आविलता है, ये जो टर्बिडिटी है, ये एक ऑप्टिकल फिनोमेनन है, एक प्रकाशीय घटना है जो कि स्कैटरिंग के कारण ये आविलता आती है और ना कि इसकी हेट्रोजेनिक नेचर के कारण। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिद्धांत दिया गया, स्वाम सिद्धांत, स्वाम थ्योरी, जो दिया गया बोस के द्वारा। तो उन्होंने ये कहा कि ये माना गया कि द्रव क्रिस्टल में जो अणु हैं उनके पैरेलल ग्रुप्स बनते हैं। क्योंकि हमने जैसे पहले कहा था कि द्रव क्रिस्टल वो सब्सटेंसेस हैं जो जिनके पास लंबी चेन है, लॉन्ग चेन जो कंपाउंड्स हैं, लंबी श्रृंखला वाले जो यौगिक हैं, वो द्रव क्रिस्टल के गुण रखते हैं। तो क्योंकि उनकी लंबाई ज़्यादा है तो वो फ्रीली रोटेट नहीं हो सकते हैं, तो जो उनकी फ्री रोटेशन है वो बाधित हो जाती है। इस कारण जो ये कंपाउंड हैं ये आपस में पैरेलली अरेंज हो जाते हैं, समानांतर रूप से ये व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये एक तरह से एक तरह का ये ग्रुप बना देते हैं अपना, एक जहाँ पर सारे अणु जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक स्वाम के अणु जो हैं वो दूसरे स्वाम के, दूसरे झुंड के अणुओं के पैरेलल हों। तो जैसे आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग हमने ग्रुप्स दिखाए हैं। इस ग्रुप के सभी अणु आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन एक ग्रुप के अणु दूसरे ग्रुप के अणुओं के पैरेलल नहीं हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, झुंड हैं, जो छोटे छोटे स्वाम्स हैं, ये अपने आप में एक तरह से क्रिस्टल की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि क्रिस्टल की विशेषता क्या होती है कि वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थित रूप में अणु जो हैं वो अरेंज रहते हैं। तो यहाँ भी वही स्थिति है कि हर स्वाम में, हर समूह में जो अणु हैं वो पूरे व्यवस्थित रूप से हैं। एक उनका अरेंजमेंट है, डेफिनेट अरेंजमेंट, जो कि डिस्टर्ब नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। अब हर स्वाम जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा, क्लियर होगा, वो जो द्रव क्रिस्टल है वो क्लियर होगा। लेकिन जब सारे झुंडों को, सारे स्वाम्स को एक साथ देखा जाए तो वो ओपेक होता है, वो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये इस कारण कि जहाँ पर दो स्वाम्स मिलते हैं, उनकी जो बाउंड्री है, जो सीमा है, वहाँ पर लाइट की स्कैटरिंग होती है और उस लाइट स्कैटरिंग के कारण, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ये आविलता या टर्बिडिटी पाई जाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कांच है, कांच ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। अब अगर कांच के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो हर टुकड़ा पारदर्शी होगा, लेकिन उन टुकड़ों का अगर हम एक ढेर बना दें तो वो ढेर जो है वो अपारदर्शी हो जाता है, ओपेक हो जाता है। हालांकि हर टुकड़ा
पारदर्शी है, लेकिन टुकड़ों का जो झुंड है, टुकड़ों का जो ग्रुप है, जो ढेर है, वो अपारदर्शी होगा। उसी तरह से यहाँ भी हर स्वाम जो है वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब बहुत सारे स्वाम्स एक साथ होते हैं तो वो अपारदर्शी हो जाते हैं, ओपेक हो जाते हैं, क्योंकि स्वाम्स की बाउंड्री पर लाइट की स्कैटरिंग होती है और वो टर्बिडिटी को जन्म देती है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम इसका लिक्विड क्रिस्टल का, वैसे वैसे क्या होगा कि अणुओं की गति बढ़ेगी, उनका मूवमेंट बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ने के कारण एक स्वाम का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे स्वाम में जाने लगेगा। तो क्या होगा कि स्वामों के बीच में, समूहों के बीच में इंटरचेंज शुरू हो जाता है मॉलिक्यूल्स का, और इंटरचेंज शुरू होता है, स्वाम का साइज़ धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहाँ पर स्वाम का साइज़ इतना छोटा हो जाता है कि लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती, और इस स्टेज पर जो द्रव क्रिस्टल है वो कैसा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसकी टर्बिडिटी ख़त्म हो जाएगी। इसको हम कहेंगे गलनांक उस पदार्थ का। वो टेम्परेचर जिस पर आविलता ख़त्म हो जाती है, यानी द्रव जो है एक सामान्य द्रव की तरह बिहेव करता है, वो हो जाएगा उसका गलनांक। और ये टेम्परेचर वो होता है जहाँ पर स्वाम का साइज़ इतना छोटा हो जाता है कि लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती। तो जैसे ही ये टेम्परेचर आता है तो जो भी प्रॉपर्टीज़ थी क्रिस्टल की तरह की प्रॉपर्टीज़ का रीज़न ये था कि वहाँ एक डेफिनेट ओरिएंटेशन था मॉलिक्यूल्स का। तो क्योंकि वो डेफिनेट ओरिएंटेशन ख़त्म हो जाता है, इसलिए क्रिस्टल्स की तरह का जो बिहेवियर था द्रव का वो ख़त्म हो जाता है, और नॉर्मल जो द्रव होता है आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ वाला, वो हमको मिलता है। तो जैसे हमने जो कैटेगरीज़ की थी, जो वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन की थी, हमने बताया था कि बेसिकली जो है वो दो तरह के द्रव क्रिस्टल होते हैं, सोपी और सुत्रिल। तो उनमें क्या फ़र्क होता है? तो सोपी द्रव क्रिस्टल जो है उसमें हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पैरेलल तो सब में होते हैं, सारी की सारी जो आप यहाँ देख सकते हैं परत के रूप में सारी परतें एक दूसरे के समानांतर हैं। तो ये जो परतें हैं वो एक दूसरे के ऊपर बराबर दूरी पर अरेंज रहती हैं। तो क्योंकि अरेंजमेंट है तो ऑब्वियसली ये एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करेगा। सुत्रिल का केस जो है, सुत्रिल में भी जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल होता है, लेकिन हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सोपी में एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में पैरेलल है। सुत्रिल में केवल एक, अगर मान लें हम वाई डायरेक्शन में अगर वो पैरेलल हैं तो एक्स डायरेक्शन में वो पैरेललिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कोई परतनुमा अरेंजमेंट जो है वो नहीं होता है। यहाँ पर सुत्रिल में सोपी की तुलना में नियमितता कम रहती है, और यहाँ कंपैरेटिवली जो मूवमेंट है अणुओं का वो सोपी की तुलना में ज़्यादा होता है। हालांकि ये भी एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम साधारण द्रव की बात करें तो साधारण द्रव में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई पैरेलल अरेंजमेंट नहीं है, पूरी तरह से रैंडमली मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ जो कि एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के कारण उत्पन्न होती हैं वो ये साधारण द्रव शो नहीं करेगा। तो तीनों तरह के जो द्रव हैं उसका यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कंपैरिजन। तो ये सिद्धांत दिया बोस ने, स्वाम थ्योरी, स्वाम सिद्धांत, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा कि लंबी श्रृंखला वाले यौगिक जो हैं वो अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं पैरेलल पैटर्न में, और इस डेफिनेट ओरिएंटेशन के कारण ही जो क्रिस्टल की तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं वो जन्म लेती हैं। अब इस सिद्धांत की कमियां क्या हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं इसकी? तो इस सिद्धांत के अनुसार
होना ये चाहिए कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे, क्योंकि स्वाम्स का साइज़ जो है वो छोटा होगा, तो धीरे 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 छोटा होते होते वो टर्बिडिटी ख़त्म होनी चाहिए। यानी ये जो चेंज है वो लगातार होना चाहिए और धीरे धीरे होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली हम क्या देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ टर्बिडिटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही हो, बल्कि अचानक से एक टेम्परेचर पर, जो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, अचानक से उस ताप पर टर्बिडिटी ख़त्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये स्वार्म थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। और थर्मोडायनामिक्स भी ये कहती है कि अगर एक टेम्परेचर पर अचानक आविलता विलुप्त होती है, टर्बिडिटी ख़त्म होती है, तो उस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर कर्व है द्रव क्रिस्टल का, वो तेज़ी से बढ़ जाना चाहिए। और जबकि एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है। वेपर प्रेशर भी ताप के साथ साथ द्रव क्रिस्टल का धीरे धीरे ही बढ़ता है। तो धीरे धीरे बढ़ना स्वार्म थ्योरी के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो आविलता का अचानक लुप्त होना वो स्वार्म थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये दोनों जो हैं वो कंट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे के पॉइंट को। तो ये सिद्धांत काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है, लेकिन फिर भी अभी हम ये नहीं कह सकते कि हर जो एक्सपेरिमेंट को, हर ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में ये सक्सेसफुल रहा हो। जैसे कि हमने ये कहा कि जो लंबी श्रृंखला वाले कंपाउंड हैं वे ही द्रव क्रिस्टल बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो पैरेलल रूप से अरेंज हो सकते हैं, उनका फ्री रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली जब हम देखते हैं कि कई ऐसे कंपाउंड हैं जिनके पास लॉन्ग चेन है, लंबी श्रृंखला है, लेकिन वो द्रव क्रिस्टल नहीं बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक लंबी श्रृंखला हो तो वो लिक्विड जो है वो द्रव क्रिस्टल की तरह बिहेव करेगा। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो अभी हमें पता नहीं है। इसके साथ आपका द्रव अवस्था का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा और अगली बार हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।